के अंदर आग के सांप की तरह जलने लगी। मैं सफल रहा मालिक। मेरे दिमाग में एक मासूम सी आवाज आई, मालिक, मैं वही ब्लैक मांबा हूं जिसे आपने निगला है। आप तो पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं। आपकी यादों में पिछली जिंदगी बहुत पागलपन भरी थी। मैं इतनी शक्तिशाली थी, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे निगलने का जोखिम उठाया। क्या तुम मेरी यादें देख सकते हो? मालिक, अब हम एक ही शरीर में हैं, लेकिन शरीर पर नियंत्रण आपका है। मुझे वाकई दुख है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। कोई बात नहीं, अब हम पिछली जिंदगी से भी ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है, अब से तुम्हारा नाम शाओयाओ होगा। इस जिंदगी के शासक हम ही होंगे। तभी दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा तो वही काली बिल्ली जो पहले ब्लैक मांबा को पीट रही थी, अब एक रीढ़ की हड्डी वाले राक्षस में बदल चुकी थी। यह देखकर शाओयाओ ने दहाड़ लगाई और उस बिल्ली को घूरने लगी। बिल्ली ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने वार बचा लिया। जैसे ही शाओयाओ ने उस राक्षस का मांस खाया, मुझे अपने शरीर में गर्मी और कोशिकाओं की सक्रियता महसूस हुई। मैंने पिछली जिंदगी कल्टीवेशन विधि का प्रयास किया, लेकिन सूरज की रोशनी से ऊर्जा नहीं मिल रही थी के लिए शक्तिशाली मांस खाना जरूरी था। मालिक, अब हमें बदला लेने जाना चाहिए। पिछली जिंदगी में स्कूल में एक कीड़ा था जिसने आपको जानवर की तरह समझा था, है ना? चलिए उसे मार डालते हैं। शाओयाओ मेरी यादों के जरिए जानता था कि मैं उस शख्स से कितनी नफरत करता हूं। मेरा भी यही इरादा है। जिस व्यक्ति को मुझे मारना था वह मेरे ही स्कूल का लिन युन था, जो एक अरबपति समूह के मालिक का बेटा था और उसके दादा एक सैन्य अधिकारी थे। लेजर किरणों के गुजरने के 3 घंटे बाद तक बड़े पैमाने पर म्यूटेशन नहीं होनी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो छुट्टी हो चुकी थी और छात्र बाहर निकल रहे थे। मैं अंदर नहीं गया और बाहर लिन युन के आने का इंतजार करने लगा। वह अक्सर शाम 5:30 बजे अपने अमीर दोस्तों के साथ बाहर जाता था। मैं स्कूल के गेट पर इंतजार कर रहा था। मेरे बाल सफेद हो चुके थे, ऊपर का शरीर नग्न था और छाती पर टैटू था। मैं एक अलग ही नजारा पेश कर रहा था। कुछ घंटों बाद तुम सब रोगे, मैंने मन ही मन कहा। तभी मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दिया। लिन युन अपने अमीर दोस्तों के साथ हंसते हुए स्कूल से बाहर आ रहा था। उसे देखकर मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई। ये अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए मुझे राक्षसों के सामने धकेल देते थे, जिसके कारण मैंने अपनी 3 उंगलियां खो दी थीं और लगभग मर गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं तेजी से उनकी ओर बढ़ा। एक अमीर लड़के ने मुझे अपनी ओर आते देखा। बिना रास्ता दिए उसने डांटते हुए कहा, तुम कौन हो? कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। लिन युन ने मेरी ओर देखते हुए व्यंग्य किया। ये अजीब सा लड़का कहां से आया? वापस जाओ। मैंने बिना कुछ कहे उसके सामने एक कदम बढ़ाया और अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरी उस एक नजर ने 2 सुरक्षा गार्डों को इतना डरा दिया कि वे ठंडे पड़ गए और उनके कदम वहीं रुक गए। उसी पल मैंने अपना पैर चलाया और लिन युन दर्द से कराहते हुए पूरी तरह बेहोश हो गया। इससे मेरे चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। पिछली जिंदगी में बिना शक्तियों के भी मैं 8 साल तक इस म्यूटेशन वाली दुनिया में जीवित रहा था, इसलिए मेरे मन का अंधेरा मेरी हड्डियों तक पहुंच चुका था। इसे पकड़ो, एक सुरक्षा गार्ड ने अपने दांत पीसते हुए कहा और बिजली का डंडा लेकर मुझ पर झपटा। मेरी आंखों में क्रूरता की चमक आई और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह गार्ड किसी कटी हुई पतंग की तरह 10 किलोमीटर दूर जा गिरा और सीधे मौत के मुंह में चला गया। वहां मौजूद छात्र यह सब देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे। सब यहां से चले जाओ, तुम लोगों में से केवल कुछ ही अगले 1 घंटे में जीवित बचेंगे। इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर मैं वहां से चला गया। शाम के 6 बज चुके थे। असली म्यूटेशन शुरू हो गया था। हर तरफ से चीखें और दहाड़ें गूंज रही थीं। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनका सिर फट गया और उसमें से एक डरावना मुंह निकल आया जिसने अपने ही साथियों को निगल लिया। कुछ पेड़ जो पत्तों से भरे थे पल भर में सूख गए और उनमें से डरावनी जड़ें निकल आईं जो पास से गुजरने वाले इंसानों को लपेटकर निगल रही थीं। इस समय मैं एक 88 मंजिला इमारत के ऑफिस में था और खिड़की से पूरे शहर को देख रहा था। सड़कों पर म्यूटेशन वाले राक्षस लोगों का शिकार कर रहे थे। यह बिल्कुल नरक जैसा था और मैं यहां सबसे धारदार हथियार लेने आया था, यह कटाना। इन घिनौने राक्षसों से खाली हाथ लड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। शाओयाओ ने मुझसे पूछा, मालिक, अब हम क्या करें? पहले कुछ रसद, सप्लाईज जुटाएं या शहर के चिड़ियाघर में उस मंकी किंग का काम तमाम करें?
तभी ऑफिस के बाहर से एक महिला की चीख सुनाई दी और एक प्रोफेशनल कपड़ों वाली महिला घबराते हुए अंदर घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। वह जमीन पर गिर गई और डर के मारे कांपने लगी। तुम कौन हो? उसने चेयरमैन के ऑफिस में एक अजनबी को और 4 राक्षसों की लाशों को देखा। मैंने बस एक नजर उस पर डाली और दरवाजे की ओर बढ़ा। वह महिला लड़खड़ाते हुए एक तरफ हट गई और मुझे ध्यान से देखने लगी। वह सोच रही थी कि क्या वह मेरा इस्तेमाल कर सकती है। उसने पहले भी अपने साथियों को धोखा दिया था और अब मुझे यहां देखकर फिर से उसके मन में खोट आ गया। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार हो रहे थे और राक्षसों की दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। डर के मारे उस महिला के पैर जवाब दे रहे थे। मैंने उसे नजरअंदाज किया और दरवाजा खोल दिया। वह फिर से जमीन पर गिर गई। तुरंत 2 कीड़े जैसे म्यूटेशन वाले राक्षस अपने नुकीले पंजों के साथ अंदर झपटे। मेरी तलवार म्यान से बाहर निकली और 2 ठंडी किरणों के साथ राक्षसों के सिर धड़ से अलग हो गए। ये देखकर महिला की आंखों में उम्मीद जागी और वह मेरी ओर दौड़ती हुई आई। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारी औकात क्या है? मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा और आगे बढ़ गया। बदले में मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगी। कृपया मुझे साथ ले चलो। वह मेरे सामने आई और कपड़े उतारने लगी। दूर हटो, इस कयामत में तुम जैसी बेकार औरत की कोई कीमत नहीं है। मैंने उसे लिफ्ट से बाहर किया और पहली मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची और दरवाजा खुला। 4 राक्षस सामने खड़े थे। इंसानों को देखकर वे दहाड़ते हुए झपटे। मैंने एक एक करके सबको काट दिया। ये तरबूज काटने जैसा आसान था। शाओयाओ ने पूछा, मालिक अब हम कहां जा रहे हैं? एक अंडरग्राउंड गैंग पर कब्जा करने। एक इंसान की ताकत सीमित होती है। उस गैंग में 6-7 चाओवू योद्धा हैं। मैं हुआंगटियन मैंशन से बाहर निकला और अंधेरे में ओझल हो गया। जैसे जैसे चाओयाओ राक्षसों की लाशों को खा रहा था, मेरी भूख मिट रही थी। चाओयाओ का खाना मतलब मेरा खाना था। अब मैं शायद इंसान नहीं रह गया था। जब से मैंने अपने पीछे के जुड़वां ड्रैगन को सक्रिय किया था, राक्षस भी मुझ पर हमला करने से डर रहे थे। भूख तो मिट गई थी, लेकिन प्यास लगी थी। तभी दूर एक सड़क से गोलियों की आवाज आई। मैं कुछ ही पलों में उस गली में पहुंच गया जहां सुपरमार्केट के गेट पर 20-30 हथियारबंद सैनिक हर दिशा में गोलियां चला रहे थे और राक्षसों की भीड़ का सामना कर रहे थे। गोलियों की आवाज और राक्षसों की दहाड़ एक हो गई थी, लेकिन इतने सारे म्यूटेशन राक्षसों के सामने, जिन्हें मारने के लिए कभी कभी दर्जनों गोलियां चलानी पड़ती थीं, वे सैनिक घबरा गए थे। अचानक अंधेरे से एक नुकीला अंग टेंटिकल बाहर निकला और उसने 3-4 सैनिकों को चीर दिया और उन्हें खींच ले गया। कैप्टन वू रुई का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उन्होंने उस अंधेरे की ओर 2 ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सुपरमार्केट के अंदर 100 से ज्यादा जीवित बचे लोग एक साथ दुबके हुए बाहर की आवाजें सुन रहे थे और कांप रहे थे। जैसे ही सेना की गोलियां खत्म होने वाली थीं, हमला करने वाले राक्षस अचानक रुक गए और रास्ता छोड़ दिया। सैनिकों ने डरते हुए उस अंधेरे की ओर देखा। तभी उन्होंने देखा कि सैकड़ों राक्षसों ने एक रास्ता बनाया है, जिससे सैनिक घबरा गए। उन्हें लगा कि कोई शक्तिशाली बॉस आ रहा है, लेकिन तभी उन्होंने एक इंसान को देखा जिसके पीछे 2 भयानक काले ड्रैगन थे। वह जहां से भी गुजरता, कोई म्यूटेशन राक्षस उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। मैं इंसान भी हूं और राक्षस भी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस पानी पीने आया हूं। मैं राक्षसों की भीड़ को पार करते हुए सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। इतने राक्षसों को निगलने और ड्रैगन का शरीर होने के कारण अब गोलियां भी मेरे शरीर को भेद नहीं सकती थी। इसलिए उन 20-30 बंदूकों के सामने मैं ऐसे चल रहा था जैसे वे वहां हो ही नहीं। अगर उन्होंने मुझ पर गोली चलाई होती तो मैं पल भर में उन्हें खत्म कर देता। कैप्टन वू रुई ने मेरा नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। चाओ याओ द्वारा राक्षसों को निगलने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही थी। सैनिकों ने बताया कि वे किसी बड़े आदमी को बचाने आए हैं, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। सुपरमार्केट के अंदर लोग मुझे देखकर डर गए। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और एक के बाद एक 20 बोतलें पी लीं। तब जाकर मुझे थोड़ा संतोष मिला। वहां मौजूद सैनिक और लोग मुझे किसी राक्षस की तरह देख रहे थे। तभी एक लंबा लड़का चिल्लाया। उसकी हथेली पर काले रंग का 9 कोनों वाला सितारा चमक रहा था। उसने दहाड़ मारी और देखते ही देखते एक गहरा काला कवच उसके शरीर पर आ गया। वह पहला चौवू योद्धा था जो मुझे चुनौती देने आया था। उसने अपनी लाइट स्वॉर्ड निकाली। चौवू कवच ताकत और सुरक्षा में बेजोड़ था और वह हथियार भी बुला सकता था। पिछली जिंदगी में मैं इन योद्धाओं से बहुत ईर्ष्या करता था, लेकिन वह पिछली जिंदगी की बात थी।
अब मेरा शरीर किसी भी कवच से ज्यादा शक्तिशाली था। उस योद्धा ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन्स ने उसकी गर्दन दबोच ली। कैप्टन वू रुई और बाकी सब यह देखकर दंग रह गए। मैंने चेतावनी दी और वहां से निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर के राक्षस मेरे रास्ते से हट गए, क्योंकि मैं उनके लिए एक ऊंचे स्तर का जीव था। तभी अंधेरे से एक विशाल राक्षस निकला और उसने अपनी जड़ों से हमला किया। मैंने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उस विशाल राक्षस को 2 टुकड़ों में काट दिया। शाओ याओ ने खुशी खुशी उसे खाना शुरू कर दिया। अब मेरी मंजिल शहर का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड गैंग ब्लैक ड्रैगन गैंग था, जहां एक और योद्धा अपनी ताकत के नशे में चूर था। वहां मौजूद 3 अपराधी जिन्होंने X5 कवच जागृत किया था, खुशी से हंस रहे थे। तभी बंदी बनाई गई चू मेंगची के शरीर पर X5 बर्फ का कवच जागृत हो गया और पल भर में वह चांदी जैसे सफेद कवच से ढक गई। उसी समय बाहर से एक खून से लथपथ आदमी किसी तोप के गोले की तरह अंदर घुसा। ज़ोहू का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत ब्लैक टाइगर कवच पहन लिया। बाकी नेताओं ने भी अपना कवच पहना और मुझे घूरने लगे। मैंने सबको नजरअंदाज किया और सीधे पानी की मशीन की ओर बढ़ गया। जैसे मुझे ये कवच पहने लोग दिख ही नहीं रहे थे, मैंने पानी की पूरी टंकी उठा ली और उसे गटागट पी गया। अपनी प्यास बुझाने के बाद मैंने खाली ड्रम नीचे फेंका और वहां मौजूद सभी चाओ वू योद्धाओं को देखा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सब साथ आ जाओ, तुम सबको बस मेरा सेवक बनना होगा। याद रहे, सेवक न कि सिर्फ मामूली साथी। मैंने चौथे लीडर को अपनी ओर तेजी से हमला करते देखा। उसकी गति बहुत तेज थी। वह पलक झपकते ही मेरे सामने था, लेकिन मेरी आंखों में वह बहुत धीमा था। मैंने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना हाथ उठाकर उसकी लाइट स्वॉर्ड को नंगे हाथों से पकड़ लिया और उसे एक भयानक लात मारी। मेरी उस खौफनाक ताकत से उसका कवच चकनाचूर हो गया और वह दीवार से जा टकराया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। माफ करना, ताकत पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मैंने उसकी लाश को देखकर कहा और बाकी लोगों की ओर मुड़ा, क्या तुम भी मेरी ताकत का अनुभव करना चाहते हो? 1 मिनट के अंदर फैसला करो। वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया था। वे जानते थे कि अगर मैं उनके चौथे भाई को इतनी आसानी से मार सकता हूं, तो वे सब मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैंने स्पष्ट किया कि मुझे उनकी जरूरत सिर्फ इसलिए है ताकि वे मेरे लिए शुद्ध पानी इकट्ठा कर सकें, जबकि मैं बाहर जाकर राक्षसों का शिकार करूं। अगर ऐसा न होता तो मैं शहर के सबसे बड़े चिड़ियाघर में जाकर उस मंकी किंग को अब तक निगल चुका होता। झाओहू समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपने बाकी साथियों के साथ झुककर मेरा स्वागत किया। मेरी नजर चू मेंगशी पर पड़ी। उसने कहा कि वह इस गैंग की सदस्य नहीं है, उसे अपहरण करके लाया गया था। मैंने साफ कह दिया, तुम जो भी हो, अगर यहां हो और एक चाओवू योद्धा हो तो तुम्हें मेरी सेविका बनना ही होगा। इनकार का अंजाम उसे पता था। बहुत अच्छा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूं कि पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैंने कहा, और मेरी पीठ पर मौजूद जुड़वां ड्रैगन्स ने एक खौफनाक दहाड़ लगाई। पिछली जिंदगी में मैं 8 साल तक दूसरों के अधीन रहा था, लेकिन आज दूसरों की किस्मत का फैसला करने का यह एहसास वाकई अद्भुत था। चू मेंगशी ने कहा, मालिक, मुझे एक बार अपने घर जाना है। मुझे अपने परिवार की चिंता है। मैंने उसे अनुमति दे दी। यह अड्डा अब हमारा केंद्र होगा। जब तक वे पर्याप्त शुद्ध पानी लाते रहेंगे, मैं उनकी आजादी में दखल नहीं दूंगा। चू मेंगशी के जाने के बाद ज़ोहू ने संदेह जताया कि वह वापस नहीं आएगी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। उसने सम्मान के साथ पूछा, मालिक, क्या आपने सफलतापूर्वक म्यूटेशन को झेल लिया है? आप वाकई अद्भुत हैं। मैंने जवाब दिया, म्यूटेशन को कोई नहीं झेल सकता। मेरे लिए एक कमरा तैयार करो, मुझे नहाना है। ब्लैक ड्रैगन गैंग में 100 से ज्यादा सदस्य थे, लेकिन आधे राक्षस बन चुके थे। अब केवल 6 चाओ वू योद्धा बचे थे। बाहर शहर में इंसानों और म्यूटेशन वाले राक्षसों के बीच कत्लेआम जारी था। राक्षसों में भी कई श्रेणियां थीं, साधारण, कैलेमिटी और किंग प्रजातियां। साधारण राक्षसों को मारना संभव है, लेकिन कैलेमिटी प्रजाति से निपटना मुश्किल है। ट्रू स्पीसीज और भी भयानक होते हैं। वे बुद्धिमान होते हैं और साधारण म्यूटेशन जीवों को नियंत्रित करते हैं। वे राक्षसों के बीच एक लॉर्ड की तरह होते हैं। इसके ऊपर किंग स्तर के जीव आते हैं, जो म्यूटेशन जीवों के राजा होते हैं। उनकी एक दहाड़ लाखों लोगों का अंत कर सकती है। और अंत में आते हैं डिजास्टर लेवल के जीव, जिनमें ब्लैक मांबा
इसी श्रेणी में आती है। यह असली शासक है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। एक बार जब कोई डिजास्टर लेवल का जीव प्रकट होता है तो वह मानवता के लिए पूर्ण विनाश लेकर आता है। पिछली जिंदगी में 10 लाख लोगों वाले एक सुरक्षित ठिकाने को ऐसे ही एक जीव ने तबाह कर दिया था, जहां न जाने कितने चावू योद्धा मारे गए, तब जाकर उसे बमुश्किल पीछे धकेला जा सका। डिजास्टर लेवल में भी ताकत का अंतर होता है और मैंने ब्लैक मांबा से जो ब्लैक ड्रैगन बनाया है वह इस श्रेणी का सर्वोच्च शासक है, जिससे न तो राक्षसों को और न ही चौवू योद्धाओं को कोई खतरा पैदा करने की क्षमता है। इस समय दुनिया के 10 से अधिक चौवू योद्धा चारों ओर से हमला कर रहे म्यूटेशन राक्षसों का सफाया कर रहे हैं। उनमें सबसे आगे जो योद्धा है उसका कवच तोप जैसे लोहे का बना है। वह एक भारी हथियार लेकर राक्षसों को गाजर मूली की तरह काट रहा है। कमांडर चू बेक्वन, इस तरह काम नहीं चलेगा। राक्षस बहुत ज्यादा हैं और भाइयों की ताकत कम हो रही है। हमें भूमिगत आश्रय स्थल में वापस जाना चाहिए। चू बेक्वन अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे और उन्हें डर था कि वह राक्षसों का शिकार हो चुकी है। तभी अंधेरे से बर्फ के कवच वाली एक महिला निकली। उसके पास बर्फ का धनुष था और वह थक कर चूर थी। यह चूमेंगची थी जो बड़ी मुश्किल से लड़ते हुए वापस आई थी। चू बेक्वन ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया और वे उस सुरक्षित आश्रय स्थल में घुसे जो परमाणु युद्ध तक झेल सकता था। वहां उन्होंने सुमू को रसद की जांच करने का काम सौंपा। चू बेक्वान अपनी बेटी को लेकर गहराई में गए, जहां चू मेंगशी ने संक्षेप में बताया कि वह मुझसे मिली थी और वह वहां ज्यादा नहीं रुक सकती। उसके पिता ने कहा कि अब जब वह वापस आ गई है तो उसे फिर से उस राक्षस के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतजार करें। मेरे नाना हर रात माँ को लकड़ी की बल्ली से लटका देते थे, फिर मोटी रस्सी से उनकी कमर कसकर बांध देते और दोनों पैरों में पपीता बांध देते। सब खत्म होने के बाद उन्हें जबरदस्ती एक बाल्टी पपीते वाला दूध पिला दिया जाता था। धीरे धीरे माँ की कमर पतली, टांगे लंबी और त्वचा बेहद साफ हो गई। उनका शरीर बाकी औरतों से कई गुना ज्यादा आकर्षक दिखने लगा। उस दिन के बाद माँ हर रात एक सांप इस्तेमाल करने लगी। हर इस्तेमाल के बाद वह सांप मुंह से झाग निकालकर मर जाता था। फिर एक दिन माँ को सिर पर उभरी हुई हड्डी वाला हरा सांप मिला, लेकिन वह सांप इंसानों की तरह बोल पड़ा। उसने कहा कि माँ उसकी आखिरी बहन थी, अगर माँ उसे छोड़ दें तो वह उन्हें बहुत अमीर बना देगा। माँ अच्छे से समझती थी कि एक बार के फायदे और जिंदगी भर के फायदे में कितना फर्क होता है। उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली और उसी रात उस सांप के साथ एक गुप्त सौदा कर लिया। उस दिन के बाद माँ को ताबूत बनाने का जुनून चढ़ गया। हमारे घर के ताबूत औरतों को जवान बनाए रखते थे, जबकि मर्दों की किस्मत बदल देते थे। हर दिन ताबूत खरीदने वालों की लाइन लगी रहती थी। इसी काम से माँ ने मुझे बड़ा किया। गाँव के बच्चे हमारे घर आने से डरते थे। उन्हें लगता था कि पूरे आंगन में ताबूत होना अशुभ बात थी, इसलिए कोई भी मेरे साथ खेलने नहीं आता था। फिर एक दिन माँ ने खुद को दुकान में बंद कर लिया। उन्होंने लगातार 7 रातें जागकर 5 खास ताबूत तैयार किए। उन 5 ताबूतों के रंग अलग अलग थे। माँ उन्हें पंचतत्व ताबूत कहती थी। बाद में वह 5 ताबूत शहर के उन 5 परिवारों को दे दिए गए जो बर्बादी के कगार पर थे। बदले में माँ को 5 खून वाले अंगूठों से लगी शादी की लिखित प्रतिज्ञाएं मिली। हैरानी की बात यह थी कि जिन परिवारों को वह पंचतत्व ताबूत मिले, वह कुछ ही सालों में शहर के सबसे बड़े अमीर परिवार बन गए। हर साल वह लोग अपनी बेटियों को लेकर गांव आते और माँ से मिलने जाते, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उनकी बेटियां मुझे पसंद नहीं करती थीं। वह हर बार मुझे ऐसे देखती थीं जैसे मैं उनसे बहुत नीचे हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहूं तो सब ठीक चलता रहेगा। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तब मेरे शरीर पर बड़े बड़े काले निशान उभरने लगे। माँ ने बस एक नजर डाली और उसी दिन ऐलान कर दिया कि वह अब कभी ताबूत नहीं बनाएंगी। अजीब बात यह रही कि उसके बाद मेरे शरीर के सारे निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। मैंने माँ से पूछा कि ताबूत बनाना बंद करते ही मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई, लेकिन माँ बेहद गंभीर चेहरा बनाकर बोली कि मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले से ही एक मरा हुआ इंसान था। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। कुछ पल तक मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। माँ ने गंभीर नजरों से मुझे देखते हुए बताया कि उन्होंने मुझे एक ताबूत से उठाया था। वह साधारण ताबूत नहीं बल्कि ड्रैगन ताबूत था। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में मौजूद ड्रैगन ऊर्जा लोगों की किस्मत बदल सकती थी। पिछले 9 सालों से वह उसी ऊर्जा के बदले गाँव वालों की जीवन ऊर्जा लेती रही, तभी मैं आज तक जिंदा रह पाया। माँ ने मुझे चेतावनी दी कि मरे हुए लोगों को यमलोक वापस ले जाया जाता है, इसलिए अब से हर जन्मदिन पर मुझे ताबूत के अंदर छिपना पड़ेगा। मैं डर के मारे कांपने लगा। ठंडा पसीना पूरे शरीर में फैल गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई अजीब ताकत इधर उधर भाग रही हो। दर्द इतना ज्यादा था कि पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। तभी अचानक एक छोटी हरी सांपिन ताबूत की दरार से अंदर घुस आई। वह फिसलती हुई सीधे मेरी छाती से लिपट गई। अंधेरे में हल्की